विक्रम सिंह 50 जी से मेरे साथ। जी, विक्रम सिंह जी मेरे साथ में है, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। बहुत आज जरूरी सवाल के लिए मैंने उनको ऑनलाइन जोड़ा है। सर, बेहद स्वागत है आपका। जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल हिंसा में मुख्य आरोपी के रूप में उनको नामजद किया गया था, आज उनसे लगभग 3 घंटे सवालात किए गए। क्या बातचीत हुई होगी सर? लगभग इनसे किस तरीके के सवाल किए गए होंगे आज सांसद साहब से? देखिए, 3 घंटे मुझे काफी कम लग रहे हैं पूछताछ में, क्योंकि जिस प्रकार हिंसा हुई थी, हिंसा के पहले जो घटनाक्रम हुआ था, जिस तरीके की बयानबाजी हुई थी, पुलिसकर्मी घायल हुए थे, 29 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। एसपी बिश्नोई और तमाम पुलिस अधिकारी वरिष्ठ वो भी घायल हुए। शासन प्रशासन के लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ और जो ताना बाना बना, और जिस तरीके से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के और अमेरिका के हथियार और खोखे कारतूस मिले, तो सवाल जवाब का यह सिलसिला, षड्यंत्र जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से शासन प्रशासन पर आक्रमण हुआ, और ये बताया जाता है कि लोग ढाटा बांध करके, ट्रैक पैंट पहन करके और जॉगिंग शूज पहन करके आए थे, और एक तरीके से कि मोर्चा बांध करके, मोर्चा संभाल करके शासन प्रशासन पुलिस पे आक्रमण किया, तो गहराई से तो छानबीन की जाएगी। इसके अलावा आरोप यही कोई समाप्त नहीं हो जाते हैं कि जो दंगा फसाद हुआ था, बिजली की चोरी के मामले हैं, अतिक्रमण का मामला है, और जिस तरीके से जो शाही मस्जिद के इर्द गिर्द जो मंदिर, कूप और अन्य सनातन स्थल हैं, उनको किस प्रकार कब्जे में लिया गया, तो सवाल तो कोई 10-5 थोड़ी है, सवाल तो सैकड़ों हैं, और इन सवालों का जवाब 3 घंटे में कदाचित संभव नहीं होगा। इसके अलावा अन्य लोगों ने जो बयान दिए, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगाए गए, जो अन्य लोगों ने आरोप लगाए, उसमें उनका पक्ष सुना जाएगा, और उसके सुनने के बाद फिर उनसे और क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो ये तमाम मैं समझता हूं क्रम एसआईटी के सामने 3 घंटे से कहीं ज्यादा समय लगना चाहिए था। हो सकता है दूसरे चरण में बाकी सवालात किए जाएं। बिल्कुल। जैसा मैंने अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट जो पढ़ी है सर, उसमें ये था कि 100 सवाल लगभग जो है वो सांसद साहब से पूछे गए हैं। तो इन 100 सवालों का जो एक पृष्ठभूमि होती है, वो कैसे तैयार की जाती है? सवाल कहाँ से आते हैं? कौन इसको निर्धारित करता है कि ये 100 सवाल ही पूछे जाएंगे, या फिर क्या नंबर होते हैं? नहीं, इसमें देखिए इन्वेस्टिगेशन प्लान होता है, किसी भी विवेचना का इन्वेस्टिगेशन प्लान। उस इन्वेस्टिगेशन प्लान के तहत आपने एक खाका तैयार किया कि आप गंतव्य क्या है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या सामग्री है, उस सामग्री के आधार पर आप एक क्वेश्चनर तैयार करते हैं। और ये क्वेश्चनर डायनेमिक होता है, ये नहीं कि आज अगर जो क्वेश्चनर है वो कल नहीं रहेगा, उसमें और सवाल आएंगे, लोग और आपके पास सूचना देंगे, और जो आपने और लोगों से सवालात किए हैं, क्योंकि एसआईटी ने मान लीजिए 10 लोगों से और सवाल किए, उन्होंने जियाउर रहमान बर्क साहब के ऊपर और आरोप लगाए, तो उतने सवाल जुड़ते चले जाएंगे। तो कालांतर में ये जो आपने 100 सवाल बताए हैं, ये पहुंचेंगे जाके 200-300 सवाल में। और अभी तो आपने प्रथम चरण के सवाल किए हैं, और इन्वेस्टिगेशन प्लान में अगर वर्तमान में 100 सवाल हैं, आगे चल करके ये सैकड़ों में और जाएंगे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सर बोली कि 3 घंटे का समय बेहद कम था, तो इस चर्चा को लगभग कितना और खींचा जा सकता था? क्योंकि बहुत प्रमुख मुद्दा है, जिससे पूरा प्रदेश में बोलूं या पूरे देश के लोग इस खबर से आहत हो गए थे जब ये पूरा मामला निकल कर आया था। तो लगभग क्या टाइमिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए? 3 घंटे से कितना ज्यादा होना चाहिए था ये? जो मेरी समझ में आ रहा है वैभव जी, अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ, ये कम से कम होना चाहिए था कम से कम 16-17 घंटे। 16-17 घंटे मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपका पक्ष सुना, आपका बयान रिकॉर्ड किया, और जो हमारे सवाल, जब मैं कह रहा हूं तो एसआईटी के सवालात होंगे, जो औरों ने जो सवाल किए हैं, और बात सिर्फ दंगा फसाद आक्रमण और जो नाजायज हथियार की बात नहीं है, जो बिजली चोरी के आरोप हैं, जो भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, जो आपने शासन प्रशासन को चुनौती की बातें की हैं, जो इस तरीके की बातें की हैं, जो मैं समझता हूं कि हेट स्पीच में आती हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक। तो ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल नहीं होते वैभव जी, हाँ ना में उत्तर दे दीजिए या टिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्टिव सवाल, डिस्क्रिप्टिव जवाब, और एक एक सवाल के पीछे 5-5, 10-10 सवाल और निकल के आते हैं। तो उसके लिए मैं समझता हूँ 16-17-18 घंटा भी कम पड़ सकता है। तो मतलब ये चर्चा उनकी लंबी होनी चाहिए थी। एक चीज, आज वो जब पहुंच रहे थे, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बात की, बोले कि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, लेकिन मैं इसलिए आ गया क्योंकि ये ना लगे पुलिस को कि मैं इस कार्रवाई से पीछे भाग रहा हूं। तो क्या कुछ ऐसा भी कोई प्रोसीजर होता है कि कोई जो इस मामले में जुड़ा हुआ हो, उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाए, उसके बाद वो बीमारी का बहाना बना के बच सकता है? क्या ऐसा कुछ भी सर संभव है? नहीं, बच तो नहीं सकता, लेकिन एसआईटी को दुश्मन थोड़ी है। एसआईटी आपकी मित्र है। ऐसा जब मैं आप कह रहा हूं, तो जियाउर रहमान बर्क, जिससे भी पूछताछ की जा रही है, पूरी डॉक्टर चिकित्सीय सुविधा रहती है। अगर किसी की तबीयत अकस्मात वहीं मौके पे खराब हुई, तो उनका चिकित्सा इलाज कराया जाता। हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो, तो वो भी कराया जाता है।
अगर किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की जरूरत है तो वो भी कराया जाता है, क्योंकि पूछताछ एक बहुत गहरा और अच्छे की तबीयत खराब होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने लोगों की तबीयत खराब होते देखा है, तो डॉक्टर की सुविधा, चिकित्सा और उनकी सुविधानुसार, क्योंकि देखिए भागने के रास्ते तो हो गए हैं सब बंद, सवाल जवाब का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। बेहतर ये होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, मानसिक संतुलन ठीक रखते हुए, तफ्तीश और विवेचना जो कर रहा है उससे सहयोग करके जो उनके सवाल है उनका उत्तर दें। समय और चाहिए, समय और मांग लीजिए। आपको और कहीं से कुछ अध्ययन करना है, अपने अधिवक्ताओं से बात करनी है, आप और समय ले सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए सारे सवाल के जवाब समयबद्ध, ये नहीं कि आप कहेंगे 5 साल बाद जवाब देंगे, ना, ये सब संभव नहीं है। और जो चिकित्सा होगी, ये जो गवर्नमेंट मैनुअल है उसके अनुसार चिकित्सा होगी, मनमाने तरीके से चिकित्सा नहीं होगी कि हमें मेदांता जाना है या हमें जाना है कोयम्बटूर जाकर के इलाज कराना है। वही सरकारी अस्पताल में इलाज होगा, जो मानक है सरकारी चिकित्सा के उसके अनुरूप होना है। और जरूरत पड़ी तो एसआईटी की पूछताछ आपके अस्पताल के चिकित्सा कक्ष में भी हो सकती है, जो कि पहले भी कई बार हो चुकी है। अच्छा, बिल्कुल। ये आपने जो चीज बताई बिल्कुल नई चीज, दर्शकों के जानने योग्य भी है। अंतिम 2 सवाल सर मैं आपसे और पूछूंगा। आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक लंबा समय दिया और कानून व्यवस्था से बेहद करीबी से उसको आपने देखा है, क्या इस पूछताछ के बाद कुछ नया निकल कर आने वाला है संभल से? सांसद के लिए क्या कोई खतरे की घंटी बज रही है? क्या लगता है आपको, व्यक्तिगत क्या सोच रख रहे हैं इस पे? पूछताछ का तात्पर्य ही होती है अनुसंधान, और अनुसंधान का मतलब है नए तथ्यों का आना। नए तथ्यों का अगर आना, कोई साफगोई से अगर उत्तर देता है, विवेचना से सहयोग करता है, तो ये मान के चलिए काम दोनों का आसान होगा। और अगर अपने भागने का रास्ता तैयार करेगा कोई, ये समझता है कि वो इतना अक्लमंद है कि एसआईटी से ऊपर है, तो ये मान के चलिए कि विवेचना लंबी खींचेगी ही और अगले के लिए दिक्कत की बातें आ सकती हैं। फिर उसके बाद अन्य जो उपकरण होते हैं, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, वो भी लगाए जा सकते हैं, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और तमाम चीजें हो सकती हैं। मतलब भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सांसद साहब को यहाँ पर बिल्कुल बैठना पड़ेगा, साथ में बातचीत, सारे सवालों के जवाब देने होंगे। बेशक इसमें कोई विकल्प नहीं है, ये उनको करना ही पड़ेगा। एक अंतिम सवाल पूछूंगा, उन्हीं से जुड़ा हुआ है, पर मामला ये वक्फ बिल के समय का चल रहा था। जियाउर रहमान जो है वहां संसद में अपनी बातें बोल रहे थे। उन्होंने एक चीज बोला कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर नहीं। ऐसा करके एक उनका स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है। पर उनका सर इतिहास देखें तो पिछले कई समय से वो विवादित रहा है। संभल हिंसा के प्रमुख आरोपियों में से एक है। घर में खुद उनके बिजली चोरी का एक आरोप पकड़ा गया है। तो ऐसे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सांसद साहब दिख रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? वैभव जी, पहली चीज तो हम लोग ध्यान में रखें कि संसद में जो क्रिया होती है उसके ऊपर हम टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन विवेचना का वो बिंदु जरूर हो सकता, क्योंकि वो किसी की मनोदशा बताती है। इनके जो दादाजी थे, उन्होंने भी संसद में जब शपथ ली थी, आप याद करूंगा कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। अरे आप वंदे मातरम लें या न लें, ये आपका विकल्प है, उसको कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब आपने कहा हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये दिखाता है कि आपकी मनस्थिति क्या है, आपकी जीवन में प्राथमिकताएं क्या है। इसी तरीके से कि हम मालिक हैं, नौकर नहीं है, ये किसने कहा आप नौकर हैं? भारत का प्रत्येक नागरिक मालिक है। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने में पूरी तरीके से स्वामी है और पूरी तरीके से एक समय के स्वतंत्र है। इस चीज को जिस तरीके से कहा जाए, और जिस तरीके से कहा कि नौकर, किसने कहा आपको? नौकर तो किसी के, लेकिन वही बात है, अगर मैं इसको दूसरे रूप में कहूं, आप किसी के नौकर नहीं है, लेकिन पुलिस भी आपकी नौकर नहीं है, न प्रशासन आपका नौकर है। श्रीमान जी सांसद महोदय, ये भी समझ लीजिए। इसलिए कोई गलतफहमी नहीं। जिस तरह से आप किसी के नौकर नहीं है, तो पुलिस और प्रशासन भी किसी के नौकर नहीं है, वो जनता और सरकार की नौकर है। पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठाए गए थे उतने समय जब संभल हिंसा का मामला भड़का था। उसमें से अब किसी के अधिकारी का नाम लेना यहाँ अनुचित है, बट कई लोगों का नाम जो है सांसद साहब ने लिया है। तो क्या इस बातचीत के बाद में या इस चर्चा के बाद में जो बुलाया गया है सांसद साहब को, तो क्या इस पर कोई नया और मामला निकल कर आ सकता है? क्या कोई पुलिस अधिकारी पर इस तरीके की कोई नई चीज देखने को मिल सकती है क्या? ये विवेचना के परिणाम के ऊपर है कि अगर कोई ऐसे तथ्य आते हैं जिसका कि अकाट्य प्रमाण और साक्ष्य है, तो उसके आधार पर, गुण दोष के आधार पर कार्रवाई शासन प्रशासन कर सकता है, वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं एसआईटी की संस्तुति के ऊपर। अभी इसके बारे में कुछ कहना या क्यास लगाना औचित्यपूर्ण ना होगा। ठीक है सर, आपने बहुत जरूरी समय हमारे लिए निकाल कर दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। दोबारा जल्दी मुलाकात करते हैं किसी नए विषय के साथ में। आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद, नमस्कार।